हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे इस कंप्लीट स्टैटिक जीके के सीरीज में। ये होगा इसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 4 तक का डिस्कशन आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, या फिर ये जो कंप्लीट सीरीज है स्टैटिक जीके के चैप्टर्स की, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से पिछली सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए भाई, हम अपने चैप्टर नंबर 5 यानी कि प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल पूछता है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का संबंध कौन से राज्य से है? तो ये तो सबको पता ही होगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये बिहार से आते हैं और बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था 1884 में। प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिसमें इन्होंने बिहार का रिप्रेजेंटेशन रहा पॉलिटिकल प्रेजेंस को लेकर, और अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, उसको लेकर इन्हें जाना जाता है। तो यहां पर हमें आंसर क्या करना है? बिहार आंसर करना है। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? तो इनको लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट के रूप में कंसिडर किया जाता है। 1950 से लेकर 1962 तक 2 टर्म ये देश के प्रेसिडेंट रहे थे। तो याद रखेंगे, इनकी जो ये टर्म है ना, ये टोटल 12 साल रहती है, और ये लॉन्गेस्ट है किसी भी इंडियन प्रेसिडेंट के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स वाले डिस्कशन में आप लोगों के साथ इस पर चर्चा करी थी। एक पुस्तक का जिक्र किया था जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1946 में लिखी गई थी, जिसमें भारत के विभाजन के ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिसीव्ड दी भारत रत्न इन विच ईयर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1962 में, जिस साल ये देश के राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए थे। याद रखिएगा इसको भी। भारत की संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? अगर किसी ने भी पॉलिटी पढ़ी है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में संविधान सभा के अंदर 1946 में। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे इस सदन के। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? अभी पीछे बताकर आया था, 1950 से लेकर 1962 तक टोटल 12 साल तक सर्व किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? अगेन 1950 से लेकर 1962 तक इन्होंने 2 टर्म अपने कंप्लीट करे हैं। तो यहां पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में दोबारा से याद रखना है। अगला है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा मंत्रालय था? आप लोगों को पता है कि अंग्रेजों ने जब भारत को जो पावर है उसको ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया था, तो एक एंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। तो ये पूछ रहे हैं कि 1946 में ये जो एंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा पोर्टफोलियो था? तो आपको इसमें याद रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो। पोस्ट वॉर जो फूड शॉर्टेजेस थी, उसमें इनका रोल बेहद इंपॉर्टेंट रहा। अगला सवाल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले क्या थे और दूसरे ये राष्ट्रपति बने थे? तो देखो, जब हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करते हैं, तो ये इंडिया के पहले उपराष्ट्रपति थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि 1952 से लेकर 1962 तक हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हैं, और फिर 1962 में ये बनते हैं देश के प्रेसिडेंट। तो यहां पर हम पहले टर्म की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर रहे थे, तो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे देश के।
अगला सवाल है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन, आप लोगों को पता है कि जो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं राज्यसभा के। तो इनको ये जो राज्यसभा की फर्स्ट चेयरमैन की पोजीशन है ये 1952 में मिली थी। राधा कृष्णन जी की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। अगला है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभव किस राष्ट्रपति के निरंतर कहा गया? Who described Indian secularism as सर्वधर्म संभव? अलग अलग लोगों के द्वारा कुछ भी जो डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं, कुछ उनके द्वारा कहा जाता है, उससे रिलेटेड सवाल आपके बनते हैं। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि इंडियन सेक्युलरिज्म को सर्वधर्म संभव डिस्क्राइब करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर जो कल्चरल प्लूरलिज्म है उसको इनका ये बात रिफ्लेक्ट करता है। अगला है, 5 सितंबर किसकी स्मृति में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स वाले चैप्टर में भी मैंने ये डिस्कस किया है। टीचर्स डे हम कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। हमारे देश के अंदर जो कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ही एनिवर्सरी है। तो ये बहुत बड़े रिनाउंड पर्सन रहे हैं एकेडमिक्स के क्षेत्र में, याद रखेंगे। 1974 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 1954 में भारत रत्न अवार्ड के जो फर्स्ट रिसिपेंट्स थे उसमें कौन कौन थे? तो उसमें यार 3 लोग थे, जिसमें आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नजर आएंगे, सीवी रमन नजर आएंगे और सी राजगोपालाचारी नजर आएंगे। इन तीनों को 1954 में जो पहली बार भारत रत्न दिए गए थे उनको लेकर अवार्ड दिया गया था। तो जो व्यक्तियों का भारत को लेकर इमेंस कंट्रीब्यूशन रहता है उनको चुना जाता है। तो राधा कृष्णन जी को नेशनल बिल्डर्स को लेकर या फिर नेशनल बिल्डिंग्स को लेकर उनका जो योगदान है उसको लेकर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 3 कथन दिए, इन तीनों में हमें विचार करना है कि कौन कौन सा सही है। पहला, वे 1952 में यूनेस्को के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने, यानी कि 1952 में ये यूनेस्को की यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल ठीक है। इनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे के रूप में 5 सितंबर को। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर 1962 से 1967 तक सर्व किया, ये भी ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक थे, इसीलिए ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, यानी कि विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड इन ऑफिस? बहुत कम लोगों को ये पता रहता है, तो इसमें हमें जाकिर हुसैन जी का नाम याद रखना है। 3 मई 1969 को इनकी डेथ हो जाती है और ये हमारे देश के कौन से प्रेसिडेंट थे? ये हमारे देश के 3rd राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखोगे। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब करा गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी भारत रत्न से कॉन्फर किया गया था, जो कि हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, 1963 में। ठीक है, तो इस समय पर 1963 में हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट थे, ये प्रेसिडेंट नहीं थे। तो याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न की उपाधि 1963 में दी गई थी। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताइए। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सभी को पता है, जाकिर हुसैन जी, जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति हैं और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। याद रखेंगे, तो ये देख लेंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाकिर हुसैन जी का जो कार्यकाल है वो क्या था? देखो, ये ऑफिस को टुक ओवर करते हैं 13 मई 1967 को और फिर उसके बाद 1969 में 3 मई को इनकी डेथ हो जाती है। तो आपका आंसर यहां पर 1967 से 1969 रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एक फुल टाइम प्रेसिडेंट का टेन्योर ये देखने के लिए मिलता है। निम्नलिखित में से किसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम
कार्यकाल था? अगेन यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अभी पीछे बताकर आया था 1967 के 13 मई से लेकर 3 मई 1969 तक ये सर्व करते हैं ऑफिस के अंदर, यानी कि प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए इनकी डेथ हो जाती है। 2 साल का इनका ये सर्विंग रहती है, जो कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर शॉर्टेस्ट है प्रेसिडेंसी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1957 से 1962 तक किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? ये शायद कम पता होगा आप लोगों को। तो ये बिहार राज्य के गवर्नर थे 1957 से लेकर 1962 तक। और गवर्नर के रूप में इनको बहुत ज्यादा प्रेज करा जाता है, जो इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए उसको लेकर। ठीक है। 1969 में जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के इस्तीफे के बाद भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? होता क्या है कि जब आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाई जाती है तो ये बताया जाता है कि अगर प्रेसिडेंट का पद खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की तरह पर एक्ट करना पड़ता है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद भी खाली हो गया है प्रेसिडेंट के साथ साथ, तो जो हमारे देश के चीफ जस्टिस है उनको प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है उसको संभालना होता है। तो यहां पर आपको याद रखना है एम हियादतुल्ला का नाम। ठीक है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 1969 में। तो ये दोनों ही पद रिक्त होने की वजह से इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था जाकिर हुसैन जी की डेथ के बाद। इस समय पर जो वीवी गिरी थे इन्होंने रिजाइन किया था ताकि वो इलेक्शन को लेकर कंटेस्ट कर पाएंगे। तो हियादतुल्ला का नाम याद रखना है कि ये एकमात्र चीफ जस्टिस है हमारे देश के जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में एक्ट किया है। अगला सवाल है, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो यहां पर आपको वीवी गिरी का नाम याद रखना है। अब आप पूछोगे कि सर जी अभी तो पीछे आप एम हियादतुल्ला का नाम बताकर आए थे। मैंने आपसे कहा था कि 1969 में प्रेसिडेंट के पद से जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी। उस समय में जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे वीवी गिरी जी। ठीक है। फिर वीवी गिरी जी कुछ समय पर कुछ समय तक प्रेसिडेंट के पद पर एक्ट करते हैं। तो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बन गए? वीवी गिरी जी बन गए। फिर वीवी गिरी जी रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट के पद के इलेक्शन के लिए, जिसके लिए फिर एम हियादतुल्ला जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 1969 में, उन्होंने प्रेसिडेंट के पद का काम संभाला था। वीवी गिरी 1967 में भारत के कौन से उस राष्ट्रपति और 1969 में कौन से राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे? तो देखो, जब 1967 की हम बात करते हैं तो ये थे हमारे देश के थर्ड वाइस प्रेसिडेंट 1967 में। और जब 1969 में ये चुनकर आते हैं प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ के बाद, पहले तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये बन जाते हैं चौथे। तो थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे ये और चौथे प्रेसिडेंट थे। इसकी हम बात कर रहे हैं, वीवी गिरी जी की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर इलेक्शन लड़ते हैं और ये फोर्थ प्रेसिडेंट बनता है। भारत के एकमात्र स्वतंत्र उम्मीदवार राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? तो यहां पर आपको याद रखना है वीवी गिरी जी का नाम। 1969 के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे ना, उसमें ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इनका कोई विरोधी था ही नहीं। इनको अनऑफिशियली सपोर्ट करती हैं पीएम इंदिरा गांधी जी। ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ये मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट था। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे? ट्रेड यूनियन मूवमेंट से एसोसिएटेड कौन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इन चार में से? तो इसमें भी आपको वीवी गिरी जी का ही नाम याद रखना है। जो लेबर मूवमेंट हुआ था, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने इस आंदोलन के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके प्रेसिडेंट के पद पे भी काम करता है। श्री वराहरी श्री वराहगिरी वेंकट गिरी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल क्या था? अभी हम वीवी गिरी जी की बात कर रहे थे ना, तो इनका पूरा नाम याद रखिएगा, वराहगिरी वेंकट गिरी। ये
चौथे देश के राष्ट्रपति बनते हैं, तो इनका जो कार्यकाल है वो शुरू होता है 24 अगस्त से। अभी पीछे बताकर आया था 1969 से, और फिर उसके बाद ये कब तक रहते हैं, 24 अगस्त 1974 तक। तो ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही जाएगा। तो इन्होंने अपने 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट किया था। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपको पता है कि 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। उस समय पर हमारे देश के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो यहां पर आपको फखरुद्दीन अली अहमद का नाम याद रखना है। ठीक है, कब डिक्लेयर करी गई थी? 25 जून 1975 को ये नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करा गया था। और इस प्रोक्लेमेशन के ऊपर जो साइन करे गए थे, जो कि आर्टिकल नंबर कौन सा रहता है, 352, वो किसके हुए थे? इन्हीं के हुए थे। एडवाइस किसकी ली थी? जो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, कि उनकी एडवाइस पर इनको साइन करने पड़े थे। और फिर ये इमरजेंसी कब तक रहती है? 1977 तक रहती है। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? अभी इनसे पहले मैंने आप लोगों को चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि जी के बारे में बताया था ना, और उनके बाद ये 1974 से लेकर 1977 तक सर्व करते हैं हमारे देश के 5वें प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, इनकी भी डेथ प्रेसिडेंट के पद पर काम करते हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था? इन चार में से आपसे आंसर पूछा है, तो यहां पर आपको फखरुद्दीन अली अहमद का ही नाम याद रखना है। हार्ट अटैक आ गया था इनको। ठीक है, और इनके बाद जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे, इनकी डेथ के बाद वो किसको बनाया गया था? बीडी जट्टी को। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट हो गए ना, जाकिर हुसैन के बाद जिनकी ऑफिस में डेथ हुई थी। इससे पहले जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी, फिर ये दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी ऑफिस में यानी कि प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने थे? पीछे बताया था बीडी जत्ती। ठीक है, तो इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया इस समय पर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्टिंग प्रेसिडेंट का प्रोविजन है, तो ये नए प्रेसिडेंट के आने तक प्रेसिडेंट के पद पर एक्ट करते हैं। संविधान का 42वां संशोधन किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में पारित हुआ था? भाई ये 42वां जो संशोधन है 1976 का, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करे गए थे। इस समय पर कौन थे? यही थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स ऑल्सो सर्व्ड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? शायद आप लोगों में से कम लोगों को पता हो, इसमें आपको नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम याद रखना है। प्रेसिडेंट बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर रह चुके थे, और फिर ये बनते हैं हमारे देश के 6th प्रेसिडेंट। क्या नाम है इनका? नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि 1977 पे फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ के बाद आते हैं, और 1982 तक अपना पूरा कार्यकाल राष्ट्रपति का अदा करता है। इसको लेकर एक और याद रखना है, इनको लेकर के ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पद पर भी रह चुके थे पहले। ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट लिख देता हूं, फर्स्ट सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम बताइए। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो यहां पर आपको नीलम संजीव रेड्डी का नाम याद रखना है। इनको अनअपोज चुना गया था 1977 के अंदर, और इसके बाद इनके अगेंस्ट में किसी ने नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया था। तो इसीलिए ये एक यूनिक इंस्टांस बन जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री के अंदर। राष्ट्रपति बनने से पहले नीलम संजीव रेड्डी किस पद पर कार्य नहीं किया था? किस पद पर कार्य नहीं किया था? लोकसभा के स्पीकर ये रह चुके थे, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के पहले थे, ये भी मैं बताया था, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर इन्होंने कार्यभार नहीं संभाला था। तो सी वाला इसमें आपका बनता आंसर। नीलम संजीव रेड्डी 1956 से 1959 तक किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? अभी पीछे हम बात करके आए थे आंध्र प्रदेश, जिसको फॉर्म करा गया था कब?
1956 में इसको किसके साथ मर्ज करके बनाया गया था? आंध्र स्टेट का मर्ज होता है किसके साथ? तेलंगाना रीजन के साथ, जो हैदराबाद स्टेट के साथ बनता है। इसके मर्ज के बाद आंध्र प्रदेश के पहले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीलम संजीवा रेड्डी जी को अपॉइंट करा जाता है। लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन में। छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का राष्ट्रपति कार्यकाल क्या था? पीछे बताकर आया था 1977 से 1982 तक ये अपना पूरा कार्यकाल सर्व करते हैं देश के छठे राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, अब इनके समय पे प्रेसिडेंट कौन कौन से थे? इंदिरा गांधी भी प्रेसिडेंट थी, देसाई भी थे। जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इंदिरा गांधी जी को कब असैसिनेट करा गया था? 31 अक्टूबर 1984 को। और इस समय पर कौन थे? इस समय पर थे जियानी जेल सिंह। ये हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर ऑफिस में कार्यरत थे। तो राजीव गांधी जी को जो शपथ दिलाई गई थी प्राइम मिनिस्टर की, वो ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा ही दिलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे? तो अभी जिन ज्ञानी जेल सिंह की हम बात कर रहे थे, ये हमारे देश के पहले सिख प्रेसिडेंट बनते हैं। और बेहद इंपॉर्टेंट नाम है इनकी। सर्विंग कब से कब तक रहती है? 1982 में चुनकर आते हैं संजीवा रेड्डी जी के बाद, और 1987 तक ये रहते हैं। ठीक है, अब इसमें ना आप वो मत देखने लगना मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, जब एंटी डिफेक्शन बिल पास हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आप लोगों को पता है कि ये जो दल बदल कानून या फिर एंटी डिफेक्शन बिल होता है वो हुआ था 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और जो 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1985 से 88 के बीच में। इस समय में ज्ञानी जेल सिंह ही थे ना देश के प्रेसिडेंट के पद पर। तो ये याद रखना है आपको। इसी से तो 10th शेड्यूल हमारे देश की संविधान के अंदर ऐड करा गया था। अगला सवाल है, ज्ञानी जेल सिंह ने सन 1986 में किस विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाया था? पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट की एक पैसिव पावर होती है कि जब उनके पास कोई बिल उनकी रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है ना, तो वो उसको अपने पास अपने ऑफिस में रख लेता है, वो उसको वापस ही नहीं करता है। इस पॉकेट वीटो की पावर यूज करी थी ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा, और ये ओनली प्रेसिडेंट है जिन्होंने इस पावर को यूज किया था एक बिल के अगेंस्ट में। और ये जो बिल है फॉर विच डे, मतलब कौन से बिल के लिए ये पावर इनके द्वारा 1986 में यूज करी गई थी, ये पूछ रहे हैं। तो ये था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ये आपको याद रखना है, 1986 में ये बिल आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आसान है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? जून 1984 में हुआ था। और इस समय पर ज्ञानी जेल सिंह ही क्या थे? ऑफिस में थे, प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे थे। ठीक है, आर वेंकटरमन 1987 से 1992 तक भारत के कौन से राष्ट्रपति रहे हैं? तो ये रहेंगे भाई 8वें नंबर के। 7वें नंबर के तो ज्ञानी जेल सिंह थे। उनको रिटायर होने के बाद, यानी कि उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद, आर वेंकटरमन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जो कि 1987 से 1992 तक सर्व करता है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले जब ज्ञानी जेल सिंह 7वें प्रेसिडेंट नहीं थे, उस समय पर ये क्या थे? ये वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। ठीक है, आर वेंकटरमन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट पुस्तकों वाले स्टैटिक जीके के टॉपिक में मैंने इस पुस्तक का जिक्र आप लोगों के साथ किया है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफियल मेमोर है जो कि आर वेंकटरमन के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अंदर ये अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि जब ये देश के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कौन कौन से क्राइसिस को फेस किया, कौन कौन से एक्सपीरियंस को फेस किया। ठीक है, अगला है, जब मताधिकार की उम्र 21 से 18 वर्ष तक घटाई गई थी 61वें संशोधन के माध्यम से,
उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास होता है? ये होता है दिसंबर 1988 को। तो कौन थे इस समय पर? आर वेंकट रमन थे। तो यहां पर बी ऑप्शन हमें मार्क करना था। और इस 61वें इस संशोधन के अंदर जो वोटिंग लिमिट होती है उम्र की, वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। आर वेंकट रमन के राष्ट्रपति कार्यकाल में संसद द्वारा कौन सा प्रसिद्ध अधिनियम पारित करा गया था? Which famous act was passed by Parliament during the tenure of R. Venkataraman as the President of India? तो यहां पर एक आपको एक्ट दिया हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। ये 1990 में आपका एक्ट आता है, जिससे जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ना, उसको स्थापित करा जाता है। तो ये एक वैधानिक निकाय है जो कि हमारे देश में महिलाओं के इंटरेस्ट और राइट्स को सेफ गार्ड करता है। तो याद रखिएगा, ये एनसीडब्ल्यू की स्थापना या इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इसी एक्ट के जरिए हुआ था। और इस समय पर हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट कौन थे? आर वेंकट रमन ही थे। मैच दी फॉलोइंग, इधर आपको प्रेसिडेंट दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके टेन्योर दिए गए हैं, और फिर उसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनको आप करेक्टली मैच कर दीजिए। पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, अभी पीछे आपको बताकर आया था कि 1967 से लेकर 1969 तक ये आपको कार्यरत नजर आता है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट और एजुकेशनलिस्ट के रूप में ये नजर आते हैं। आर वेंकट रमन के ऊपर अभी मैंने चर्चा करी है, ये 1987 से लेकर 1992 तक आपका 8वें प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये 2002 से लेकर 2007 तक प्रेसिडेंट के पद पर रहते हैं। और नीलम संजीवा रेड्डी को लेकर भी बात हुई थी, 1977 से लेकर 1982 तक नीलम संजीवा रेड्डी आपको नजर आता है। तो इन सभी को मैच कर लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। शंकर दयाल शर्मा कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हमारे देश के? तो भाई ये 9th राष्ट्रपति बने हमारे देश के, जो कि जुलाई 25 1992 को राष्ट्रपति पद पर इलेक्ट होकर आते हैं और यहां से रहते हैं जुलाई 25 1997 तक। किसकी हम बात कर रहे हैं? शंकर दयाल शर्मा की। ठीक है, याद रखिएगा किसको सक्सीड किया था इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर, या फिर इनके बाद कौन आए थे? इससे पहले तो मैं अभी आपको बताकर आया था कि आपके आर वेंकट रमन थे। इनके बाद कौन आए थे आगे करेंगे बात। ये 9वें थे, ये याद रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा 1952 से 56 तक किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यार, जब हम शंकर दयाल शर्मा या डॉक्टर शर्मा भी इनको कहा जाता है, तो पहले ना भोपाल स्टेट हुआ करता था। ठीक है, भोपाल स्टेट हुआ करता था 1952 से 1956 तक, ये इसके ही चीफ मिनिस्टर थे। फिर बाद में ये जो भोपाल स्टेट है, इसको सेपरेट पहले एंटिटी थे, लेकिन बाद में इसको एमपी के साथ मर्ज कर दिया गया था 1956 में। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड ओनली चीफ मिनिस्टर है भोपाल स्टेट के। तो यहां पर आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर सी जाता। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति किस अवधि में रहे थे? अभी पीछे बताकर आया था, 1992 से लेकर 1997 तक ये प्रेसिडेंट के पद पर इलेक्ट होकर आता है। ठीक है, उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी काम कर चुके थे। भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वर्ष 2000 में उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य में या राज्य अस्तित्व में आया था? तो अभी जो मैं पीछे आपसे पंडित या डॉक्टर शर्मा की बात कर रहा था, शंकर दयाल शर्मा की बात कर रहा था, उनके बाद आते हैं के आर नारायण, ऑप्शन नंबर जो सी में आपको दिए गए हैं। तो ये अपनी स्वीकृति देते हैं। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल आता है, कब आता है उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल? अगस्त 28 2020 को। और इससे जो उत्तरांचल और अभी उसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, वो 27वां राज्य बनता है नवंबर 9 2000 को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये के आर नारायण की स्वीकृति में ये वाला बिल पास हुआ था। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र मलयाली कौन है? यानी कि हु इज द ओनली मलयाली टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो जिन आर के नारायण की मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ये एकमात्र क्या है? मलयाली है। केरला के अंदर ये जन्मे हैं
और 10th प्रेसिडेंट के पद पर इन्होंने हमारे देश के अंदर सर्विंग दी 1997 से लेकर 2002 तक। ठीक है, अगला, अच्छा इसको लेकर एक और सवाल पूछा जाता है कि पहले दलित, फर्स्ट दलित जिन्होंने प्रेसिडेंट की पद को होल्ड करा था, उसमें भी आपको के आर नारायण का नाम याद रखना है। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? लो भाई, सवाल पूछ लिया आपसे, के आर नारायण का नाम याद रखना है यहां पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने 2 बार लोकसभा को भंग किया था? यानी कि कौन से वो प्रेसिडेंट है जिन्होंने लोकसभा को ट्वाइस भंग किया था? यार जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी ना इस समय पर, यानी कि के आर नारायण वाले कार्यकाल के अंदर, वो थी ऐसी, पहले 1998 में डिसॉल्व करी जाती है और फिर 1999 में डिसॉल्व करी जाती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ये एक्शंस लिए गए थे। आर के नारायण ने भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक सेवा करी? 1997 से 2000 तक सेवा करी थी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। अगला सवाल है, डॉक्टर एबीजे अब्दुल कलाम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा का नाम इन 4 विकल्प में से क्या है? तो इसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, पिछली क्लास में जो आपके साथ स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर वाली मैंने क्लास डिस्कस करी थी, उसमें बताया था कि विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, और इसके को ऑथर कौन है? को ऑथर है अरुण तिवारी। ये वाली बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था भाई हमारा डिस्कशन, ये पार्ट नंबर 1 है प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की इस चैप्टर का। 2 पार्ट और इसमें आएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। ये मेरा ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रॉबिन SIRG। इस पर जाकर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।